नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अप्रैल महीने की संबंधित जो भी चर्चित घटनाएं घटी है वह सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं जैसे कि चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, निधन, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित स्थल, संगठन और चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक, ये सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्तियां। इसमें जो नाम है सबसे पहले हुआ है शर्ली बोचवे का। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो शर्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के पद के रूप में पद ग्रहण किया है। इनके बारे में देखते हैं तो इन्होंने डोमिनिका की जो थी पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, उनके स्थान पर इन्होंने पद स्थापित किया है और यह पहली अफ्रीकी महिला बन गई है जो कि राष्ट्रमंडल के पद, महासचिव के पद में कार्य करने का इनको मौका मिला है। इनके बारे में देखते हैं तो यह अफ्रीकी देश जो कि घाना से संबंधित है, अफ्रीका के दूसरे व्यक्ति हैं जो कि इस पद पर आसीन होने वाली हैं। नेक्स्ट है दिनेश महेश्वरी। तो इनके बारे में देखते हैं तो भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में इन्होंने अपना अध्यक्ष रूप पद ग्रहण किया है और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य कर चुके हैं। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वह है 30 अगस्त 2027 तक। इससे पहले जो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष थे वे थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कि 22वें विधि आयोग थे। इन्हीं के स्थान पर दिनेश महेश्वरी जो कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे, इनको नियुक्त किया गया है। अगला जो हमारा फेमस पर्सनैलिटी है वह है स्वामीनाथन एस अय्यर। इनके बारे में देखते हैं तो इनको भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात IRDAI। इनका जो कार्यभार रहने वाला है वह नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष या अगला जो आदेश आने तक, जो भी इनमें से पहले पूर्ण होगा वहाँ तक इनका कार्यभार रहेगा। इनकी नियुक्ति देखते हैं तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है ACC, उनके आधार पर ही इनका जो चयन किया गया है स्वामीनाथन एस अय्यर का भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है शिव सुब्रमण्यम रमन। इनको मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अर्थात ACC द्वारा इनको पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले प्राप्त होगा उस समय तक ये पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात PFRDA के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। आइए अब देख लेते हैं मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो कि ACC है, उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। यह भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति है जो कि केंद्र सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महत्वपूर्ण पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है और इनका कार्य है महत्वपूर्ण पदों पर लोगों की नियुक्ति करना। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका चेयर किया जाता है। इसी में देखते हैं PFRD जो कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष पद पर शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। तो PFRDA भारत सरकार का एक नियामक निकाय है जो कि पेंशन योजनाओं के विकास, विनियमन और उसके निगरानी के लिए जिम्मेदारी का कार्य करता है। आगे है
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखते हैं तो इनसे जो पहले न्यायमूर्ति थे भारतीय उच्चतम न्यायालय के, वह थे संजीव खन्ना, जिनके स्थान पर भूषण रामकृष्ण गवई अर्थात वी.आर. गवई को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखेंगे तो के.जी. बालकृष्णन के बाद ये भारत के दूसरे दलित वर्ग से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले तो थे के.जी. बालकृष्णन, और अभी वर्तमान समय में जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, वह भूषण रामकृष्ण गवई। ये भी दलित समाज से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है अजय सेठ। इनके बारे में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, और इनकी नियुक्ति भी कैबिनेट की नियुक्ति अर्थात एसीसी समिति की मंजूरी द्वारा किया गया है। इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान ग्रहण किया है। इसी से संबंधित और देख लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राजा इकबाल, जो कि भारतीय भाजपा पार्षद हैं, इनको दिल्ली के नए मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, जिनको जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अन्य व्यक्ति और देखते हैं तो कृति सेनन, जिनको चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कमल हसन, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के मीडिया एवं इंटरटेनमेंट कमेटी साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह से देखेंगे नीलम धुंगाना, इनको नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। सतीश चौहा, जो कि ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ सतीश चौहा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हैं मोहसिन नकवी, जिनको एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं मोहसिन नकवी। इनको वर्तमान समय में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले देखते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो वे थे भारतीय अध्यक्ष जय शाह, जो कि वर्तमान समय में आईसीसी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है सोहिनी रजोला, जो कि खुदरा भुगतान निकाय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने सोहिनी रजोला को अपने विकास विभाग की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पूनम गुप्ता, जिनको मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। पूनम गुप्ता को मीराबाई चानू, इनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू को। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो को से आप लोग सभी लोग अवगत होते रहेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है अप्रैल महीने से हुआ है निधन से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं के कस्तूरी रंगन के बारे में। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका जो निधन हुआ है वह 84 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में हुआ है। के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, और इसरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1994 से 2003 तक के रूप में कार्य किया था। अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, इस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? के कस्तूरी रंगन।
इनके बारे में देखते हैं तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया है। कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2004 से 2009 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु के निदेशक भी रह चुके थे। इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। तो ये ध्यान रखेंगे के कस्तूरी रंगन, जो कि एक पूर्व इसरो अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है पोप फ्रांसिस। अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, पोप फ्रांसिस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले थे और यह पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। इनको 13 मार्च 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16वें से पदभार ग्रहण किया था और 12 वर्षों तक ये इस पद पर रहे थे। इनके अंतिम संस्कार में भारत के तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी, जो कि पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इनका अंतिम संस्कार 26 अप्रैल 2025 को हुआ है। नेक्स्ट है कुमुदनी लॉ। इनके बारे में देखते हैं तो ये कथक कलाकार और कोरियोग्राफर हैं। इसी वर्ष इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी, कालिदास सम्मान और गौरव पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे कुमुदनी लॉ, जो कि एक फेमस कथक कलाकार और कोरियोग्राफर रह चुकी थी। नेक्स्ट है दरिपल्ली रमैया। इन्हें हरित योद्धा, वन्यजीव रमैया, चेट्टू रमैया, चेट्टू अर्थात वृक्ष, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, इनको इस नाम से भी जाना जाता था। 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें सेवा पुरस्कार 1995, वन मित्र पुरस्कार 2005 तथा राष्ट्रीय नवाचार एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार 2015 से भी सम्मानित किया जा चुका है। दरिपल्ली रमैया को इनकी भी निधन इसी वर्ष हुआ है। नेक्स्ट है मारियो बरगास लोसा, जो कि एक पेरू के लेखक थे और इनके बारे में देखते हैं तो ये एक नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता रह चुके थे। इनकी कहानियों का पहला संग्रह था द क्यूब्स एंड अदर स्टोरीज लॉस जेफेस। नेक्स्ट है राम सहाय पांडे, जो कि एक लोक नृत्य कलाकार हैं और ये राई लोक नृत्य है एक, उसी को बढ़ावा देने के लिए इनको 2022 में पद्मश्री एवं मशाल वाहक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगले हैं दादी रतन मोहिनी। इनका संबंध ब्रह्म कुमारी की प्रतिष्ठित आध्यात्मिक से रह चुका था। नेक्स्ट है मनोज कुमार, जो कि भारतीय सिनेमा इतिहास में दिग्गज अभिनेता और फिल्मकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला हमारा है टॉपिक पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान में सबसे पहले है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। तो इस श्रेणी में देखते हैं तो सबसे पहले जो है जलवायु करवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, जो कि दब्बा एस ग्राम पंचायत को गोंदिया जिले महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे मिला है जलवायु करवाई विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, जो कि मिला है मॉल ग्राम पंचायत को रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में। इसी तरह से पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, जो कि मिला है केरल के स्थानीय प्रशासन संस्थान को, जो कि केरल में है। ये सभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। अगला है मेक ग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार। इसके बारे में देखते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने खुफिया टोही कार्यों,
जांच पड़ताल एवं साहसिक गतिविधियों के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सशस्त्र बल के 5 कर्मियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रदान किया गया है। और ये 5 कर्मी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं विंग कमांडर डी पांडा, रिटायर्ड राहुल कुमार पांडे, रिटायर्ड राम रतन जाट, सर्जेंट झूमर राम पुनिया और कर्नल रणबीर सिंह जम्बाल। इनको मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 का, जो कि 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक आयोजित किया गया था। उसी में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 को घोषित किया गया, जो कि 6ठा संस्करण है। और इस पुरस्कार का देखते हैं तो प्रारंभ 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर का पुरस्कार अवार्ड मिला है नवरत्न देवेंद्र कुमार सुभाष चंद्र को यह प्रदान किया गया है। इसी में हरित राजमार्ग श्रेणी में अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को स्वर्ण पुरस्कार और डेक्कन टोलवेज लिमिटेड को रजत पुरस्कार मिला है। अगला है दोस्तों फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, जो कि मिला है भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक को। इस चित्र में आप देख सकते हैं। और यह पहले भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करें तो इंग्लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान यह इनको सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई थी, जिस पर विश्व शांति का संदेश था। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, जो कि ब्रिटिश के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे फ्रेड डारिंगटन, इनकी 100वीं जयंती थी, इन्हीं के उपलक्ष्य में यह दिया गया था। और इस बार जो अवार्ड मिला है भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, जो कि मिला है आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष जो हैं कुमार मंगलम बिड़ला को। और इनको यह पुरस्कार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इसी तरह से देखते हैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025, जो कि अच्युत सामंत को मिला है असम के कोकराझार में। अगला है मास्टर ह्यूमर अवार्ड, जो कि आमिर खान को मकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान मुंबई में राजेश उन्नी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार मिला है राजेश उन्नी को। अगला है भारत के राष्ट्रपति को, जो कि भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। इनको पुर्तगाल द्वारा राजधानी लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल द्वारा सम्मान दिया गया है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, इनके द्वारा श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि है मित्र विभूषण, इससे सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला टॉपिक है चर्चित संगठन, जो कि अप्रैल माह से चर्चित संगठन देखते हैं। तो सबसे पहले है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में देखेंगे तो 150वीं वर्षगांठ
इस बार मना रहा है। इसकी स्थापना देखते हैं तो 1875 में दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसे दुनिया का सबसे तेज शेयर बाजार भी माना जाता है। 2017 में BSE भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बना था। BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विनियमन की बात करते हैं, जो कि देखरेख इसकी करता है, तो वह करता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की देखरेख किया जाता है। अगला है अंतर संसदीय संघ। अंतर संसदीय संघ के बारे में देखते हैं तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 150वीं सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के तरफ से ओम बिरला ने नेतृत्व किया था। यह एक संप्रभु राज्यों की सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना देखते हैं तो 1889 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देश देखें तो 182 देश हैं, जो कि बेलीज सबसे नया सदस्य जुड़ा है। अगला जो है दोस्तों, अप्रैल महीने में इम्पोर्टेंट संगठन चर्चा में रहा, वह है ICMR अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसके बारे में देखते हैं तो पक्षी मानव संपर्क से जूनोटिक संक्रमण का पता लगाने के लिए एक अध्ययन का शुरू किया है, जो कि सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमि में किया जाएगा। ICMR के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना 1911 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICMR का उद्देश्य जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, समन्वय करना और उसका संचालन करना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इसका जो वित्त पोषण होता है वह होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अगला है चर्चित स्थल। तो अप्रैल महीने में जो भी चर्चित स्थल रहे हैं वह देखते हैं किस कारण से चर्चा में बना हुआ था। तो सबसे पहला जो है वह है हर्ड द्वीप एवं मैकडोनाल्ड द्वीप। इसके बारे में देखते हैं तो इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अभी हमें पता ही है कि अमेरिका और अन्य देशों के साथ में टैरिफ की लड़ाइयाँ चल रही है। इसी के बीच में हर्ड द्वीप एवं मैकडोनाल्ड द्वीप चर्चा में रहा, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। इस द्वीप के बारे में देखते हैं तो उप अंटार्कटिक हिंद महासागर के दूरस्थ में बंजर ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन चलता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ पर देखते हैं तो पेंगुइन, सील और समुद्री पक्षियों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं मैकडोनाल्ड और हर्ड आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जब मानचित्र आप देखेंगे उत्तर पूरब पश्चिम, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको दिखेगा हर्ड और मैकडोनाल्ड आइलैंड, जिस पर ऑस्ट्रेलिया प्रशासित क्षेत्र है। अगला जो चर्चा में बना हुआ स्थल था वह है सेंटिनेलीज द्वीप। इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं तो यह बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान प्रांत में पड़ता है और इस पर भारत का प्रशासन चलता है। तो यह चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक अमेरिकी नागरिक को प्रतिबंधित क्षेत्र उत्तरी सेंटिनल द्वीप में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सेंटिनल द्वीप के बारे में देखते हैं तो इस द्वीप पर सेंटिनल नामक एक नेग्रिटो जनजाति निवास करती है और यह भारत सरकार ने इस क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया है और किसी भी अन्य व्यक्तियों का इस पर जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी कारण से अमेरिकी नागरिक को
गिरफ्तार किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, सेंटिनेलीज द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। अगला है ताइवान जल संधि, जो कि चीन और ताइवान के बीच में, ये ताइवान स्ट्रेट आप देख रहे हैं मानचित्र में, वही है ताइवान जल संधि। तो यह चर्चा में बना रहने का कारण है चीन के द्वारा इस जल संधि में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नई लंबी दूरी की लाइव फायर ड्रिल का आयोजन किया था। इस जल संधि का महत्व देखते हैं तो यह वैश्विक पोत परिवहन मार्ग है, जो कि पूरे विश्व की, यहाँ से पानी के जहाज होकर के गुजरते हैं। तो विश्व का लगभग 44% मालवाहक इस रास्ते से होकर के गुजरता है। इसका विस्तार देखते हैं तो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के मध्य दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। अब स्थिति की बात करें तो चीन के फुकियान प्रांत एवं ताइवान के मध्य में पड़ता है। इस जल संधि के बीच से मीडियन लाइन या डेविस लाइन होकर के गुजरती है। ताइवान जल संधि को 16वीं सदी में पुर्तगाली नाविक, ये हो जाएगा नाविक इसे फॉर्मोसा अर्थात ब्यूटीफुल कहकर के पुकारते थे। नेक्स्ट है मोराग कॉरिडोर। ये अभी स्थल चर्चा में बना हुआ था। तो इसका जो कारण है वह है इजराइल ने मोराग कॉरिडोर का कार्य पूरा कर लिया। तो ये ध्यान रखेंगे, मोराग कॉरिडोर इजराइल से संबंधित है। यह कॉरिडोर राफा शहर को गाजा पट्टी से बाकी हिस्सों से अलग करता है। राफा शहर और गाजा पट्टी को बाकी हिस्सों से अलग करता है। मोराग के बारे में देखें तो एक अवैध इजराइल बस्ती का नाम था, जिसे 1972 से 2005 के बीच में इस क्षेत्र को बसाया गया था। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये राफा शहर और ये आपका गाजा पट्टी, और ये आपका लाइन है मोराग कॉरिडोर। नेक्स्ट जो स्थल है वह है कांचा गाची बोबली वन क्षेत्र, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पड़ता है। इसके बारे में देखते हैं तो इसके वनों की कटाई को लेकर के यह चर्चा में बना हुआ था, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी भी पेड़ की कटाई करने से फिलहाल रोक लगा दिया है। यह स्थान के बारे में देखते हैं तो यह जैव विविधता से समृद्ध स्थल है और यहाँ पर जानवरों की 8 प्रजातियों का निवास स्थान है। तो कांचा गाची बोबली वन क्षेत्र हैदराबाद तेलंगाना से संबंधित है। अगला जो टॉपिक है वह है पनामा नहर। तो पनामा नहर के बारे में देखेंगे तो अमेरिका और पनामा ने एक नए रक्षा एवं सुरक्षा समझौते का अधिकरण पूरा किया है, जिसका उद्देश्य पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए किया गया है। तो पनामा नहर देखते हैं, जैसा कि ये आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये मानचित्र में देखेंगे, इसी के बीच में आता है आपका पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो पनामा नहर का देखते हैं तो इसका निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। उस समय इस पर अमेरिका का नियंत्रण था, लेकिन 1979 में नहर का नियंत्रण पनामा नहर आयोग को सौंप दिया गया, जो अमेरिका और पनामा की संयुक्त एजेंसी थी, और अंततः 1999 में पनामा को इसका अधिकार सौंप दिया गया है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये याद रखेंगे पनामा नहर के बारे में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है पनामा नहर, और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों आज के वीडियो में चर्चित पुस्तकें। तो इसमें है सबसे पहला होप द ऑटोबायोग्राफी, जो कि लिखा गया है पोप फ्रांसिस द्वारा। नेक्स्ट है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, सतीश दुआ, ए आई ऑन ट्रायल, जो कि राइटर हैं सुजीत कुमार। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म,
इसके लेखक है डॉक्टर रामचंद्र गुहा। इसी तरह से अगला है द कमबैक के लेखक हैं एनी जैदी। द वल्गैरिटी ऑफ कास्ट जिसके लेखक हैं शैलजा पैक। मसावत की जंग के राइटर हैं अली अनवर। और दलित किचन ऑफ मराठवाड़ा के लेखक हैं साहू पटोले। तो दोस्तों आज हमने अप्रैल महीने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थल, सम्मान, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है और वे सभी पुस्तकें जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते थे, सभी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।